फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है आप लोग का 14th चैप्टर है, यानी क्या बोलते हैं इसको, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का स्रोत। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का स्रोत। तो हम लोग जो है इसी को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इसका क्वेश्चन ये बनता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि उत्तम ऊर्जा क्या है। तो इस तरह का जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कोई सा भी और ऊर्जा का मतलब पूछ देंगे कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर है। तो हम लोग जो है इन सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है और पूछा जाता है आपसे, हाँ, जल विद्युत ऊर्जा क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है पवन ऊर्जा क्या है, महासागरीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्या है। इन सब चीज़ के बारे में इनसे इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में जो चीज़ पूछा जाता है बस उसी को देखेंगे। अदरवाइज जो है हम लोग उसको मतलब कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले नंबर, अब आप लोग का बायोलॉजी जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है 10th के लिए, क्योंकि इसमें जो है अब इसमें आपका ओनली ऑन 2 चैप्टर और बचा हुआ है। इस चैप्टर को छोड़ के 2 चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद जो है बायोलॉजी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग से जो है एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी जगह शेयर कर दीजिए। जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज करते हैं तो ठीक है, या टेलीग्राम, कुछ भी, कहीं पे भी आप अगर ज्वाइन हैं तो अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर किया कीजिए। इससे होगा क्या कि इससे मतलब आपके और भी नए दोस्त जुड़ेंगे और आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा ठीक लगेगा और मुझे भी ठीक लगेगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसका जो है बेनिफिट और भी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते किसको है, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे। ऊर्जा का उत्तम स्रोत जो है वो क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो पॉइंट लिखिए आप लोग, हेडिंग दीजिए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, इसका पॉइंट लिखिए। लिखिए, वैसा ऊर्जा जो दहन के पश्चात अधिक ऊष्मा दे एवं जो कम धुआं उत्पन्न करता हो, तथा जो आसानी से उपलब्ध हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, क्योंकि इतना स्लो मैंने बोला है, ठीक है। देखिए, क्लास करने के लिए जब भी बैठिए तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि मैं कुछ भी इम्पोर्टेंट बोलूँ तो आपको जो है वहाँ पे लिखना, मतलब इम्पोर्टेंट कुछ भी क्या, मतलब पूरा तो क्लास ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को रेगुलर नोट्स बनाना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो सिर्फ इसको क्या करो, एक बार उल्टा के देख लेगा, मतलब
ठीक है, एक बार उल्टा के अगर आप लोग देख लेंगे तो ये जो है आसानी से आपका माइंड में आ जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ इतना मतलब पूरा क्लियर करके लिखवा रहा हूँ। फिर भी जो है अगर दिक्कत आता है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हो तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम, या व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप। ठीक है, तो जो मतलब स्टडी इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो अगर जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो वो क्या करो, वो सिंपल सा आप यूट्यूब पे जैसे क्लास में कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन, तो उसमें आप लिखो ज्वाइन और अपना नंबर सेंड कर दो। ठीक है, मैं आपको वहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, या अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल सा लिखो टेलीग्राम पे स्टडी इंडिया, आपको जो है जो सिंबल आपको चैनल पे दिखाई देता है वही सिंबल आपको वहाँ पे दिखाई देगा, और उसमें आप जो है जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, जिससे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट जो है इसी से मतलब ऊर्जा का उत्तम स्रोत का पता लगता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत देखो यहाँ पे है 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपका। ठीक, अब लिखिए ये तो मतलब ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं ये पता लग गया आपको। अब इसमें मतलब इसका और डिटेल में पूछा जाता है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत के 5 गुण लिखिए। ऊर्जा के उत्तम स्रोत के 5 गुण लिखिए। तो चलिए एक एक करके लिखते जाइए। 3 गुण तो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, तो लिखिए इसका 5 गुण लिखिए। लिखिए वैसे पॉइंट नंबर 1 दीजिए और लिखिएगा, सिंपल सा लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। मतलब वैसा ऊर्जा जो जलने के बाद अधिक ऊर्जा दे, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया वैसा ऊर्जा जो आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा वैसा ऊर्जा जो कम धुआं उत्पन्न करता हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखिए वैसा ऊर्जा जो सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। ठीक है, और पांचवा पॉइंट लिखिए वैसा ऊर्जा जिसके रखरखाव में, ठीक है, जिसके रखरखाव और परिवहन में आसानी हो। ठीक है, वैसा ऊर्जा जिसके रखरखाव और परिवहन में आसानी हो। परिवहन कहने का मतलब है उसको ले जाने के लिए। ठीक, आपको यहाँ से इतना ही। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, यानी ऊर्जा का जो स्रोत होता है। तो पारंपरिक स्रोत कहने का मतलब यानी बहुत पहले से जो है, मतलब ये जो मतलब ऊर्जा का स्रोत है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले का। ये कोई नया ऊर्जा नहीं है। ठीक है, नए तरीके का ऊर्जा नहीं है, ये पारंपरिक स्रोत है, बहुत दिन से चला आ रहा है। इसमें सबसे फेमस है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए आप यहाँ पे देखिए, चलिए हेडिंग दीजिए जीवाश्म ईंधन का। लिखिए जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इसका उदाहरण भी लिख लीजिए। जैसे में लिख लीजिए कोयला,
जैसे में लिखिए कोयला, पेट्रोल, ठीक है, कोयला, पेट्रोल, बस रहने दीजिए, 2 ही एग्जाम्पल, ठीक है। जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछा जाता है आपको कि जीवाश्म ईंधन का क्या क्या हानि है, वो बताइए। अच्छा, जीवाश्म ईंधन का अगर लाभ पूछे तो लाभ जो है आपको सारा ऊपर में जो मैंने लिखा है आपको, वो आप लिख दीजिएगा कि यह आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यह जलने के बाद अत्यधिक ऊष्मा देता है, इसमें धुआं कम होता है, ठीक ना। तो ये सारा का सारा पार्ट जो जो मैंने आपको ऊपर में लिखाया है वो पार्ट इसमें लिख दीजिएगा। लाभ हो गया पता आपको। हानि की अगर बात करें तो इसका हानि लिखिए, इसका हानि। अच्छा हाँ, धुआं वाला बात जो है उसमें नहीं इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है जलने के बाद जो है ना धुआं देता है, जलने के बाद ये धुआं देता है। कोयला तो धुआं नहीं देता है, लेकिन पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम ये भी जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है जो कि धुआं देता है, ठीक है। तो हानि लिखे, जीवाश्म ईंधन की हानियाँ, जीवाश्म ईंधन की हानियाँ। लिखिए जीवाश्म ईंधन का, या फिर लिखिए जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसे जितना कम हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए, ताकि यह भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। पहला हानि तो ये हो गया कि इसकी मात्रा सीमित है। दूसरा हानि लिखिए, जीवाश्म ईंधन जलने के बाद, जीवाश्म ईंधन जलने के बाद, जीवाश्म ईंधन जलने के बाद कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वाला गैस देता है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वाला गैस देता है, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। इसका लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए जीवाश्म ईंधन जलने के बाद, जीवाश्म ईंधन जलने के बाद, जीवाश्म ईंधन जलने के बाद कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड वाला गैस देता है, जो कि ओजोन परत को जो कि ओजोन नहीं लिखिएगा, जो कि ग्रीन हाउस, जो कि वायु प्रदू लिखिए, जो कि जस्ट अ मिनट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव भी लिख सकते हैं आप लोग, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पर प्रभाव डालता है, ठीक है।
और लिखिएगा इसके साथ ही साथ यह वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। इसके साथ ही साथ यह वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। तो जीवाश्म ईंधन का हानि भी आपको पता लग गया और इसका क्या लाभ है ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको इतना बात पता लग गया। अब चलिए, अब जैसा कि आपने जाना जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन में क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, लेकिन इसका मुख्य जो है मेन रूप से आप कोयला ही मान के चलो। ठीक है, तो देखो इसको जो है ऊर्जा तो डिफरेंस टाइप में होता है, बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे कि वहाँ से ठीक है, जैसे कोयला जलाया उससे ऊष्मा निकला, लेकिन उसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? तापीय ऊर्जा, यानी थर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में थर्मल एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, तापीय ऊर्जा। चलिए हेडिंग दीजिए तापीय ऊर्जा, और एक फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। ये देखिए इसका पूरा का पूरा डिफिनेशन मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ ये फिगर जो है आपको समझा दूंगा कि किस तरह से तापीय ऊर्जा बनता है और इसको विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाकी बात इसका डिफिनेशन आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही ये फिगर जो है आप बना लीजिएगा अपने बुक में भी, ताकि आप ये फिगर जैसे ही देखिएगा आपको मेरा सारा बात जो है वो आपको एक बार में माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपने कोयला जलाया, कोयला जलाया तो क्या निकला? देखो यहाँ पे कोयला जलाया तो हीट निकलेगा ही। जब हीट निकला यानी ऊष्मा निकला, तो ये देखो ये क्या है? कुकर है। ठीक है, एक प्रकार का कुकर ही है, यहाँ पे कुकर जैसा दिख रहा है। तो ये क्या किया, ये जो है इसमें पानी भर के रखा होगा, सिंपल सा बात है। तो जब पानी भर के रखा होगा तो यहाँ से क्या निकला? इसके अंदर में क्या बनेगा? इसके अंदर में, ये कुकर के अंदर में क्या बनेगा? इसके अंदर में वाष्प बनेगा, भाप बनेगा। और ये भाप जो है ऊपर से निकलता है ना, यहाँ से जो मतलब कुकर में जो सीटी देता है, सीटी की आवाज़ जो देता है, तो वो एक्चुअली भाप ही तो होता है। तो ये जब पानी सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा तो वाष्प तो बनेगा ना, वाष्प बनेगा और उसके बाद जो है ये निकलने का प्रयास करेगा वाष्प। तो ये निकलने का प्रयास करेगा, तो इसीलिए इसमें देखो एक पाइप जोड़ दिया, इसमें एक पाइप जोड़ दिया है। ठीक है, तो जब एक पाइप जोड़ दिया तो यहाँ से जो है वाष्प निकल के यहाँ आएगा और काफ़ी प्रेशर में आएगा, पूरा दबाव के साथ आएगा। जब ये वाष्प निकलेगा तो यहाँ पे क्या किया, एक कुंडली जोड़ दिया, जिसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। जैसा कि जनरेटर में होता है, जनरेटर जो होता है ना, जैसे जनरेटर में होता है, तो बिल्कुल उसी तरह का ये क्या है? कुंडली है। और ये कुंडली पर जब भाप पड़ेगा तो निश्चित है ये घूमेगा, ये घूमेगा ना। जब इस पे भाप पड़ेगा तो ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से विद्युत ऊर्जा जो है, ठीक है, ये जब घूम दे, ये देखो डायनेमो से जुड़ा हुआ है ना, ये कुंडल, ये डायनेमो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कुंडली पर पड़ेगा तो ये डायनेमो की कुंडली घूमेगा और इससे विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया, इसका डिफिनेशन आप आसानी से लिख दोगे। ठीक है, तापीय ऊर्जा उसी को बोलते हैं। ठीक, अब आता है आपका जल विद्युत। चलिए इसको भी मैं बिल्कुल उसी तरह से बताने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो जल विद्युत में क्या होता है, सारा का सारा वही चीज़ है। तो जल विद्युत में क्या होगा कि जब कोई नदी रहेगा, ठीक है, कोई नदी जो है मतलब वैसा नदी का चुनाव किया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से बहे सबसे पहले। ठीक है, जब ये बहता है तो क्या किया जाता है, इसको जो है इसको बीच में रोक दिया जाता है। इसको, इस नदी को जो है थोड़ा सा बीच में इसका पार्ट रोक दिया जाता है, और इसके साइड में, मतलब इसके साइड में हो या कहीं पे भी, एक बांध बनाकर इसको रोक दिया जाता है। और इस बांध में जो है क्या किया जाता है, इस बांध में पाइपिंग करके, और उसके बाद जो है साइड में एक बना लिया जाता है नहर, एक नहर बना लिया जाता है, और काफ़ी ऊंचा नहर बनाया जाता है, काफ़ी जो है
ऊंचा नहर बनाया जाता है, जिससे कि पानी इसमें बहुत ज़्यादा जो है समाहित हो जाए, यानी पानी बहुत ज़्यादा भर जाए। और जब पानी भर जाता है तो फिर उसी पानी का यूज करके क्या करता है, उसी पानी को मतलब अधिक ऊंचा, जब यहाँ ऊंचा हो गया तो ऊपर से एक पाइप लगा देता है, ठीक है, ऊपर से एक पाइप लगाता है तो ऊंचा हो गया। और ये ऊंचा से जब पानी गिरेगा तो काफ़ी प्रेशर के साथ गिरेगा। जब कोई भी चीज़ ऊंचाई से पानी गिरेगा तो काफ़ी प्रेशर के साथ आएगा, और यही जो है प्रेशर के साथ पानी आता है और ये कुंडली पर पड़ता है, ठीक है, ये जो है ये कुंडली पर पड़ता है। और जब कुंडली पे पड़ेगा तो कुंडली घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो डायनेमो के सहायता से विद्युत धारा को प्रवाहित कर लिया जाता है। सिंपल सा बात है, सभी में वही बात है, कुंडली घुमा, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि किस तरह से उसको घुमाना है। तो इसको क्या किया, इसको मतलब ऊपर से ले गया, पानी बिल्कुल ऊपर से गिराया, और ये प्रेशर के साथ जब गिरा तो कुंडली घूमना स्टार्ट हो जाता है, और जब कुंडली घूमना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जल विद्युत वाला अगर पूछे कि जल विद्युत ऊर्जा क्या है, तो आप आसानी से लिख दोगे कि जल विद्युत ऊर्जा जल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और उसके बाद जो है अगर पूछे कि इसका कार्य विधि क्या है, तो इसका कार्य विधि मैंने बताया कि किस तरह से ये कार्य करते हैं, ठीक। बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। एक पूछा जाता है आपको बायोमास या जैव मात्रा। हिंदी में इसको जैव मात्रा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोमास, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो जल विद्युत वाला है, तो जल विद्युत वाला लिख दीजिएगा, जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्यों नवीकरणीय है, क्योंकि इसका जो है ना, इसका प्राप्ति जो है आसानी से हो जाता है। क्योंकि जैसे देखो नदी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नदी मान के चलो थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन बरसात के समय में फिर वो क्या हो जाता है, फिर पुनः जो है वो भर जाता है पूरा का पूरा नदी, यानी पुनः जो है फिर प्राप्त हो जाता है। तो इस वजह से ये जो है अब ये जो है नवीकरणीय स्रोत माना जाता है, ठीक। हम लोग नवीकरणीय और नवीकरणीय में अंतर भी देख लेंगे। तो उससे पहले आप देख लीजिए जैव मात्रा या बायोमास, इसको क्या बोला जाता है, बायोमास। और एक्चुअली बायोमास है क्या, हम लोग इसको देखेंगे। और उसके बाद ये बायोमास बनते कैसे हैं, इससे क्या क्या बनते हैं, बायोमास से क्या क्या फ़ायदा है। तो बायोमास से सबसे पहला तो आपका बायोगैस बनते हैं, पहला आपका क्या बनते हैं, बायोगैस, ठीक है। दूसरा आपका खाद बनता है, दूसरा क्या बनता है, खाद, ठीक है, खाद बनता है। और खाद और तो कुछ नहीं बनता, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है इसका, तीसरा फायदा क्या है, तो जो मतलब कचरा होता है, कहने का मतलब जो मतलब गोबर होता है, तो उसका मतलब अगर इधर उधर छोड़ेंगे तो निश्चित है कि थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि वो सड़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और जब वो पॉल्यूशन बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो उस चीज़ से भी मुक्ति मिल जाता है, क्योंकि इसका जो है सही उपयोग किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो है किस तरह से बनता है। इसको मुख्य अच्छा ठीक है, बायोमास के जगह अगर गोबर गैस भी आ जाए तो भी आपको यही डिफिनेशन लिखना है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक। ये फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये बिल्कुल ये जो फिगर है, चलिए इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो ये जो फिगर है, इसमें से क्या होता है, इसमें से तो मतलब सबसे पहला कंडीशन क्या है, गोबर
गाढ़ा घोल बनाया जाता है। ठीक है, गोबर का या मतलब किसी दलदल टाइप का जो है, जहाँ पे कि काफ़ी दिनों से मतलब कोई चीज़ सड़ रहा है, ठीक है, पौधे हो या मतलब जंतु हो, ठीक है, तो वो सड़ रहे हैं, तो उसमें से इसका क्या किया जाता है, गाढ़ा घोल बनाया जाता है। क्या किया, मतलब उसका गोबर का जो है गाढ़ा घोल बनाया जाता है, मशीन के सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको इस मशीन के अंदर प्रवाहित किया जाता है। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से घोल आया। ठीक है, और इसको जो है इसको इस प्रोसेस में थोड़ा सा काफ़ी समय लगता है, तो इस वजह से इसको जो है कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है, कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है। और जब यह क्या बनने लगता है, इससे जो है क्या बनता है, एक गैस निकलने लगता है। ठीक है, हालांकि वो गैस जो है काफ़ी मतलब बेकार होता है। ठीक है, ये मतलब काफ़ी हानि पहुंचाने वाला गैस होता है। मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। ठीक है ना, मीथेन गैस निकलता है। और ये जो गोबर है ये मिट्टी के फॉर्म में बन जाता है, बिल्कुल मिट्टी के जैसा बन जाता है, और इसमें जो है दुर्गंध उतना नहीं होता है। ठीक है, मिट्टी के जैसा ये बन जाता है। और इसी से जो है, इसी का पार्ट जो है ये आपका दो पार्ट में बंट जाता है। यानी ऊपर में तो जो गैस बन गया, बाकी का जो पार्ट बन गया, निर्गत टैंकी देखिए यहाँ पे है ना, निर्गत टैंकी, यानी ये जो पार्ट बच गया आपका, यानी काफ़ी दिन सड़ने के बाद जो है ये क्या बन जाता है, एक खाद बन जाता है। क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का। ठीक है, तो इस तरह से जो है गोबर गैस बनाया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज जो है, ये इसका सबसे देखो इसका फ़ायदा क्या है कि ये जब जलता है ना तो ये धुआं नहीं देगा, जलने के बाद ये धुआं नहीं देता है। और इसका एग्जाम्पल आपका घर में जो यूज होता है ना, उसमें काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस मिलाया हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या जो गैस मतलब रसोई गैस जो होता है, पूछता है कि रसोई गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो रसोई गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जो कि आप लोग का घर में यूज होता है। ठीक है, यही गैस का यूज होता है। ठीक, ओके। तो इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है। ओके, और इसका बेनिफिट, हाँ, पूछा जाता है कि मतलब मीथेन गैस का, या फिर पूछा जाता है आपसे क्या, बायोमास या जैव मात्रा का क्या लाभ है, जैव मात्रा का क्या लाभ है, ये पूछा जाता है। तो लिखिए, जैव मात्रा का लाभ जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको लिखाना थोड़ा सा, चलिए रुक जाइए, लिखिए इसका जो है लाभ, लिखिए इसका क्या लाभ है। तो इसका लाभ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, यह जलने के बाद, यह जलने के बाद धुआं नहीं देता है, अतः इससे वायु प्रदूषण कम होता है। यह जलने के बाद धुआं नहीं देता है, तो इससे वायु प्रदूषण कम होता है। दूसरा लाभ इससे लिखिए, यह जलने पर अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करता है। यह जलने पर अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करता है। यह जलने पर अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करता है। उसके साथ ही साथ लिखिए, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह ऊर्जा का नवीकरणीय, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्यों नवीकरणीय है, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, जब तक जो है पशुपालन होगा तब तक जो है गोबर बनेगा ही। उसके साथ ही जो है जब तक पशुपालन होगा तो मतलब उसका जो है मतलब वो तो मतलब सड़ेगा ही, पौधा जो है जब तक पौधा रहेगा तब तक वो सड़ेगा ही।
ठीक है। तो इसी वजह से उसी को कलेक्ट करके जो है ये बनाया जाता है। ठीक है। तो ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। चौथा पॉइंट लिखिए, इसका रख रखाव आसानी से किया जा सकता है। इसका रख रखाव एवं परिवहन में आसानी होता है। पांचवा पॉइंट लिखिए, इससे खाद का निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट में इससे खाद का निर्माण होता है और इसके साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ का निपटारा होता है। अवशिष्ट पदार्थ का निपटारा होता है। ठीक है, हो गया। अब लिखिए पवन ऊर्जा। अच्छा, जैव मात्रा जो है, एक मिनट, जैव मात्रा जो है ऊर्जा का कैसा स्रोत है? ये भी आपका ऊर्जा का पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक स्रोत है। ठीक, जैव ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी याद रखना है आपको। अब आता है क्या? पवन ऊर्जा। अब क्या आता है? पवन ऊर्जा। तो पवन का मतलब सिंपल सा बात है, हवा होता है। ठीक है, और ऊर्जा, तो हवा से कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए इसमें जो है आपको, इसमें ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें मतलब वैसा ऊर्जा का चयन किया, मतलब वैसा स्थान का चयन किया जाता है जहाँ पे कि हवा जो है ना बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे हवा बहुत अधिक हो। तो उससे होगा क्या, और उसको जो है क्या किया जाता है, मतलब काफ़ी ऊंचा पे लगाया जाता है इसको, ताकि हवा जो है आसानी से मिल सके इसको। हालांकि जो है ऊपर जाने पे सिर्फ ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन हवा जो है वो रहता है, बाकी और गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वैसा जगह पे, वैसा स्थान का चयन किया जाता है जहाँ पे कि हवा अधिक हो, और ये हवा के साथ, और ऊपर में जो है सारा सिस्टम जो है ऊपर ही लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके सहायता से क्या होता है, ये जो आपको टरबाइन जैसा दिख रहा है, ये जो है घूमेगा, और ये जब घूमेगा, ये जब भी घूमता है, तो ये जब घूमेगा तो क्या होता है, इससे जो है विद्युत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पता है ना, जब टरबाइन घूम गया तो फिर क्या दिक्कत है, टरबाइन घुमा तो उसके सहायता से डायनेमो की टरबाइन को घुमाया जाता है, और उससे डायनेमो से विद्युत आसानी से प्राप्त होता है। पवन ऊर्जा तो और आसान है। ठीक, इस तरह से इसको याद रख लीजिए। इससे ज़्यादा यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा वाला में और आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सारा चीज़ तो हो गया। अब वैकल्पिक ऊर्जा, ठीक है, या गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी ये सारा ऊर्जा जो था, ये सारा ऊर्जा जो था, ये बहुत पहले से यूज होते आ रहा था, यानी बहुत पुराने ज़माने से यूज होते आ रहा था। ठीक है, अब गैर परंपरागत कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये नया तौर पे जो है इसको डेवलप किया गया, नया तौर पे इसको विकसित किया गया। तो वैकल्पिक ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा, तो इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आपका सौर ऊर्जा आता है, समुद्री ऊर्जा आता है। ठीक है, समुद्री ऊर्जा के अंदर भी आपका 2-3 चीज़ आ जाता है।
ठीक है, यानी ज्वार से ऊर्जा, उसका समुद्रीय ताप के कारण ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, बहुत सारा आता है। तो आज हम लोग एक के बारे में सिर्फ पढ़ लेते हैं, सौर ऊर्जा के बारे में, बाकी जो है हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, आज आप सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिए। चलिए ये देखिए, इसका फिगर देखिए, ये रहा। सौर ऊर्जा। तो सबसे पहले जो है सौर ऊर्जा जो है ये एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको। तो सौर ऊर्जा जो है ये मतलब एक ऐसा सीधा सिंपल सा बात है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की सहायता से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से, ठीक है, या फिर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा आप लिख दो, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अब इसका उपयोग किस तरह से होता है, तो इसका उपयोग आपको सोलर कुकर में, ठीक है, एक नंबर में हो गया सोलर कुकर, जो कि आपको सामने फिगर दिख रहा है, ये सोलर कुकर का फिगर है। ठीक है, दूसरा उपयोग आपका रोड लाइट में, यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में लिखिएगा। दूसरा उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में, ये देखिए रोड लाइट, इसमें भी सोलर लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से रहता है ना, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो है आपका सोलर ऊर्जा, ठीक है, इसमें भी सोलर ऊर्जा का प्रयोग होता है। अब इसका उपयोग करते कैसे हैं ये जानना जरूरी है। तो लिखिएगा, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल की आवश्यकता होती है। सोलर सेल की आवश्यकता होती है, जो कि सिलिकॉन, सोलर सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है, सिलिकॉन का, याद रखिएगा, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है, और यह पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध भी है। परंतु एक सोलर सेल जो है वो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा देता है। एक सोलर सेल बहुत कम मात्रा में ऊर्जा देता है। इसके चलते कई सोलर सेल को एक साथ जोड़ा जाता है। इसके चलते क्या किया जाता है, कई सोलर सेल को एक साथ जोड़ा जाता है, और जब ये एक साथ जोड़ा जाता है तो यही जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जब ये जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। इसको क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। ठीक है, और ये सोलर पैनल बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। इसके वजह से सोलर ऊर्जा जो है महंगा हो जाता है। ठीक है, सोलर ऊर्जा जो महंगा हो जाता है किसके वजह से, यानी सोलर पैनल जो बनाया जाता है तो उसमें चांदी का यूज होता है, और इसी कारण से यह महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है सोलर ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ठीक, ये फिगर आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। ये फिगर जो है विद्युत ऊर्जा वाला में ये बना सकते हैं, और अगर आपको सोलर कुकर का पूछे तो ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सोलर कुकर में इसको तो डायरेक्ट हीट चाहिए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो है एक विभिन्न प्रकार का, मतलब सिर्फ विभिन्न प्रकार का लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लिखिएगा, सोलर कुकर में दर्पण का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा बात, दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से यह अच्छे तरीके से कार्य करता है और खाना जो है जल्दी बन जाता है। ठीक, और ये फिगर जो है आप बना सकते हैं सोलर कुकर के लिए। ठीक है, सोलर ऊर्जा मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी का जो है अब आपका बचता है समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल जो है आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस उसके बाद हम लोग फिर जो है नए चैप्टर में परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर। ओके, तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और इसके साथ ही जो है आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में जो है क्लास को जितना भी मतलब जो भी चीज़ यूज करते हैं आप ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना फ्रेंड्स आप लोग रहेंगे तो उतना ज़्यादा जो है आपको पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।